नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन कुमार। आज दो सच्ची कहानियां हैं जो सुनकर आप सोच में पड़ जाएंगे। आज की सच्ची घटना बिहार के सहरसा जिले की है। इसी जिले के कोपड़िया गांव में सुषुम कुमारी अपने परिवार के साथ रहती थी। उसकी शादी मार्च 2024 में सोनबरसा के राकेश कुमार से हुई थी। शादी के बाद उसका पति दिल्ली में हलवाई का काम करता था, लेकिन कुछ ही महीनों में दोनों के बीच झगड़े शुरू हो गए। अगस्त 2024 में बात इतनी बढ़ गई कि सुषुम मायके वापस आ गई। तब से वो अपने घर वालों के साथ ही रह रही थी। तलाक तो नहीं हुआ था, बस दोनों अलग अलग रह रहे थे। 8 मार्च की सुबह उसकी मां शांति देवी खेत में आलू निकालने गई थी। उसी समय सुषुम ने कहा कि वो घास लेने जाएगी। उसकी दो छोटी बहनें भी साथ निकलीं, लेकिन वो लोग अलग रास्ते से चली गईं। थोड़ी देर बाद गांव की कुछ औरतों ने मक्के के खेत में देखा कि सुषुम जमीन पर पड़ी है। चारों तरफ खून फैला हुआ था। ये देखकर वो घबरा गईं और भागते हुए शांति देवी के पास पहुंची। हांफते हुए बोली कि सुषुम खेत में पड़ी है और उससे बहुत खून निकल रहा है। ये सुनते ही शांति देवी के होश उड़ गए। उन्होंने आलू की टोकरी वहीं फेंकी और बिना कुछ सोचे समझे सीधे मक्के के खेत की तरफ दौड़ पड़ी। मकई का खेत गांव के किनारे था, लेकिन जैसे ही शांति देवी खेत के अंदर गई, उनकी 20 साल की बेटी सुषुम मकई के डंठलों के बीच पड़ी थी। उसकी गर्दन पर गोली का एक निशान था, एक छोटा सा काला छेद, जिसने सब कुछ खत्म कर दिया था। यह नजारा देखते ही शांति देवी के मुंह से जोर की चीख निकली, जो पूरे खेत में गूंज गई। उनकी चीख सुनकर गांव के लोग हर तरफ से दौड़ते हुए वहां पहुंचने लगे। किसी ने तुरंत पुलिस को खबर दी। दोपहर होते होते सहरसा पुलिस पहुंच गई और पूरे मक्के के खेत को पीली पट्टी से घेर दिया। लोग दूर खड़े सब देख रहे थे और पुलिस अंदर जांच में जुटी थी। सुषुम का शव पीठ के बल पड़ा था, चेहरा ऊपर की तरफ। आसपास कहीं भी ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे लगे कि उसने किसी से लड़ाई की हो। ना कोई खरोंच, ना बचने की कोशिश के निशान। इससे यही लग रहा था कि या तो वो हत्यारे को पहचानती थी, या फिर उस पर अचानक हमला हुआ और उसे संभलने का मौका ही नहीं मिला। उसकी गर्दन पर एक ही गोली का निशान था और वो भी बहुत करीब से मारी गई थी। पुलिस ने आसपास की जगह भी ध्यान से देखी। गांव में ये मकई का खेत वैसे भी जाना पहचाना था, जहां अक्सर जोड़े छुपकर मिलते थे। जिसने भी ये किया, वो इलाके को अच्छे से जानता था। उसे पता था कि सुषुम उस दिन वहां आएगी। थोड़ी ही देर में पीड़िता के पिता धीरेन्द्र यादव भी रिश्तेदारों के साथ मौके पर पहुंच गए। उनके चेहरे पर सदमा साफ दिख रहा था, हाथ कांप रहे थे। जैसे ही उन्होंने अपनी बेटी सुषुम की लाश देखी, वो टूट गए। दोनों छोटी बहनें, जो उस सुबह घास काटने गई थीं, लेकिन दूसरे रास्ते चली गई थीं, एक कोने में सहमी हुई बैठी थीं। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि उनकी बड़ी बहन के साथ क्या हो गया। इधर पुलिस ने सुषुम के पति राकेश से फोन पर बात की, जो दिल्ली में था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वो गांव आने के लिए तैयार नहीं हुआ। फोन पर उसने कहा, मुझे पहले से ही लग रहा था कि उसके साथ एक दिन ऐसा कुछ होगा। राकेश कुमार को अपनी पत्नी की हत्या की खबर उसके देवर के फोन से मिली। उस वक्त वो दिल्ली में अपने छोटे से किराए के कमरे में था। अभी अभी वो करीब 14 घंटे की ड्यूटी करके लौटा था, जहां वो मिठाई की दुकान पर काम करता था। फोन आते ही जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उधर से जो खबर मिली, उसने सब कुछ हिलाकर रख दिया। जब सहरसा पुलिस ने उससे फोन पर बात की, तो राकेश ने बताया, हमारी शादी 2024 में उसके पिता ने तय की थी, लेकिन पहली रात से ही मुझे लगा कि कुछ ठीक नहीं है। उसने आगे कहा, मैंने उसी दिन सुषुम से साफ बोल दिया था कि अगर मेरे साथ धोखा किया तो कभी सुखी नहीं रह पाओगी। राकेश ने यह भी बताया कि शादी की पहली रात से ही उसे शक था कि सुषुम का गांव में किसी लड़के से पहले से संबंध था, लेकिन उसने कभी खुलकर इस बारे में कुछ नहीं कहा। उसके मुताबिक जब सुषुम पहली बार ससुराल आई थी, तो वो दिन भर किसी से फोन पर बात करती रहती थी। वह शादी के बाद करीब 15 दिन सुषुम के साथ रहा और फिर काम के लिए दिल्ली चला गया ताकि कमाई कर सके। उसके जाने के अगले ही दिन सुषुम ससुराल छोड़कर अपने मायके आ गई। राकेश का कहना था कि उसने कभी सुषुम पर हाथ नहीं उठाया। उसके मुताबिक करीब 6 महीने तक दोनों की फोन पर बात होती रही और वह हर महीने करीब 20,000 रुपये भेजकर उसका खर्च उठाता रहा। तब भी जब सुषुम उसके पास वापस नहीं आई,
सुषुम के घर वालों ने उस पर मारपीट और मानसिक रूप से परेशान करने के आरोप लगाए, लेकिन राकेश ने इन सभी बातों से इनकार किया। उसने उल्टा यह कहा कि गांव में सुषुम का किसी के साथ चक्कर था और उसी व्यक्ति ने उसकी हत्या की है। मामला गंभीर था, इसलिए पुलिस ने खुद ही गहराई से पूछताछ शुरू कर दी। गांव में हर किसी से सवाल हो रहे थे। लोग क्या जानते हैं, किसने क्या देखा, सब जोड़ा जा रहा था ताकि सच्चाई सामने आ सके। उधर शांति देवी अपने आंगन में चारपाई पर बैठी थीं। आसपास रिश्तेदार रो रो कर हाल बेहाल थे, लेकिन उनकी आंखों से अब आंसू भी सूख चुके थे। बार बार रोने के बाद जैसे अब कुछ बचा ही नहीं था। वो टूटी हुई हालत में भी पुलिस से बात कर रही थीं, लेकिन उनकी आवाज में एक जिद भी थी। बार बार यही कह रही थीं कि उनकी बेटी सुषुम अच्छी लड़की थी। उनका कहना था कि उसका पति ठीक नहीं था, उसका स्वभाव अजीब और गुस्से वाला था। उन्होंने तो उसके घर वालों से यह तक कह दिया था कि अपने बेटे की दूसरी शादी कर दें और उनकी बेटी को छोड़ दें। पुलिस ने जब शांति देवी से पूछा कि क्या उनकी बेटी की गांव में किसी लड़के से कोई दोस्ती थी, तो वो कुछ देर तक चुप रहीं। फिर उन्होंने कहा कि उन्हें इस बारे में कुछ पता नहीं है। जांच अब तेजी से आगे बढ़ने लगी। गांव के लोगों ने अलग अलग बातें बताईं। कुछ लोगों ने बताया कि उस सुबह एक लड़का भूपेन मकई के खेत के पास घूमता देखा गया था। वो 2 दिन पहले ही हिमाचल से गांव वापस आया था। गांव में यह भी बात सामने आई कि पहले उसकी सुषुम से दोस्ती रह चुकी थी। करीब 22 साल का भूपेन हिमाचल में पेंटर का काम करता था। जब पुलिस उसके घर पहुंची तो वो दरवाजे पर बैठा मिला। पुलिस उसे थाने ले आई। थाने में उसने लंबे समय तक घटना के बारे में बताया। उसकी बातों से यह सामने आया कि वो और सुषुम करीब 6 साल से एक दूसरे के करीब थे। बचपन से साथ बड़े हुए थे और बड़े होने के बाद छुपकर मिलने लगे थे। उनके बीच काफी नजदीकी थी और दोनों एक दूसरे को अपना मानते थे। मार्च 2024 में सुषुम की शादी होते ही भूपेन को लगा जैसे सब खत्म हो गया। वो उसे भूल नहीं पा रहा था। कभी उसके ससुराल तक चला जाता, कभी दिन भर फोन पर बात करता रहता। फिर वो काम के लिए हिमाचल चला गया, लेकिन दोनों की बात बंद नहीं हुई। रोज फोन पर बात होती रही। इसी बीच शादी के करीब 5 महीने बाद अगस्त 2024 में सुषुम अपने मायके आ गई। भूपेन के हिसाब से उसका अपने पति से झगड़ा हुआ था और उसने बताया था कि उसका पति शराब पीकर मारता है। घर वालों ने उसे मायके में ही रख लिया। भूपेन भी गांव आकर उससे मिलने लगा। दोनों फिर पहले जैसे मिलने लगे, लेकिन अक्टूबर आते आते भूपेन को लगने लगा कि सुषुम बदल रही है। वो उससे कम बात करने लगी। फोन मिलाओ तो अक्सर बिजी आता। उसे शक हो गया कि वो किसी और से भी बात कर रही है। ये बात भूपेन से सहन नहीं हुई, इसलिए वो फिर से हिमाचल से गांव आ गया। उसने कई बार बात करने की कोशिश की, लेकिन सुषुम उसे नजरअंदाज करने लगी। 8 मार्च को जब सुषुम घास लेने खेत गई तो भूपेन भी उसके पीछे पीछे चला गया। उसने सोचा आज साफ साफ बात करेगा। वहां जाकर उसने देखा कि सुषुम किसी से फोन पर प्यार से बात कर रही है। भूपेन को गुस्सा आ गया। उसे लगा कि वो उसे छोड़कर किसी और को अपना रही है। जब उसने बात की तो सुषुम ने साफ मना कर दिया कि अब वो उससे शादी नहीं करेगी। बस यही बात उसके सिर चढ़ गई। गुस्से में उसने कट्टा निकाला और सुषुम की गर्दन पर गोली मार दी और वहां से भाग गया। गोली चलाने के बाद भूपेन घबराया हुआ वहां से भाग गया। खेत से निकलकर वो सीधा गांव के बाहर की तरफ चला गया ताकि कोई उसे देख ना ले। थोड़ी देर तक इधर उधर छुपता रहा, फिर जैसे तैसे अपने घर पहुंचा और ऐसे बैठ गया जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। भूपेन की निशानदेही पर पुलिस ने देसी कट्टा भी बरामद कर लिया। इसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। भूपेन को भी यह समझना चाहिए था कि कोई भी इंसान उसकी मालिकियत नहीं है। अगर सुषुम आगे बढ़ना चाहती थी तो उसे जाने देना चाहिए था। प्यार का मतलब पकड़कर रखना नहीं होता। गुस्सा, शक या जलन होने पर बात करके हल निकालना चाहिए था, या फिर दूरी बना लेनी चाहिए थी। जरूरत हो तो घर वालों या किसी समझदार इंसान की मदद ले सकते थे। और सबसे जरूरी बात, हथियार उठाना कभी भी कोई हल नहीं होता। एक पल के गुस्से ने एक पूरी जिंदगी खत्म कर दी और कई लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी। ऐसी जगह पर सही रास्ता यही था, रिश्ता खत्म करना, आगे बढ़ना और खुद को संभालना, ना कि किसी की जान लेना। पहली कहानी यहीं खत्म होती है। अब बढ़ते हैं दूसरी कहानी की तरफ। ये भी दिल दहला देने वाली है। तो चलिए दूसरी स्टोरी शुरू करते हैं। आज की दूसरी घटना उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले की है। इसी जिले में कछौना थाना आता है।
इसी थाने के क्षेत्र की पुलिस चौकी पर खबर पहुंची कि टुटियारा गांव के पास जंगल में एक महिला की लाश पड़ी है। ये जानकारी लोनहरा गांव के चौकीदार अहिब्रन ने दी थी। दरअसल कुछ लोग जंगल की तरफ गए थे और वहीं उन्हें खून से सनी लाश दिखी, जिसके बाद उन्होंने चौकीदार को बता दिया। खबर मिलते ही पुलिस टीम तुरंत मौके के लिए निकली। करीब 4 किलोमीटर दूर जंगल में पहुंचकर उन्होंने जगह का मुआयना किया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। लाश को देखकर अंदाजा लगाया गया कि महिला की उम्र करीब 35 साल रही होगी। उसके शरीर पर कोई गहने नहीं थे, जिससे यह शक हुआ कि मामला लूटपाट का हो सकता है। वहीं पास में एक पर्स भी पड़ा मिला, जो शायद उसी महिला का था। पर्स को खोलकर देखा गया तो शुरुआत में वह खाली लगा, लेकिन ध्यान से देखने पर उसके अंदर एक सिम कार्ड मिला। हालांकि वहां कोई मोबाइल फोन नहीं मिला। इस सिम कार्ड के मिलने से उम्मीद जगी कि इसके जरिए महिला की पहचान हो सकती है और मामले को समझने में भी मदद मिल सकती है। खाली सिम कार्ड मिलने पर ऐसा लगा कि महिला शायद 2 नंबर इस्तेमाल करती थी और जरूरत पड़ने पर ही इस सिम को फोन में लगाती होगी। आसपास तलाश करने पर थोड़ी दूरी पर एक आदमी का जूता भी मिला। इससे अंदाजा लगाया गया कि जल्दबाजी में भागते वक्त ये जूता हत्यारे के पैर से निकल गया होगा और वो उसे वापस पहन नहीं पाया। मौके से मिला पर्स, सिम कार्ड और जूता सब कब्जे में ले लिए गए। इसके बाद लाश की फोटो और जरूरी कागजी कार्रवाई करके उसे पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया। फिर थाने में लौटकर चौकीदार अहिब्रन की सूचना पर अज्ञात के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया और जांच शुरू कर दी गई। पर्स से मिला सिम कार्ड मोबाइल में डालकर उसमें सेव नंबर देखे गए। उन्हीं नंबरों में से एक पर कॉल किया गया तो फोन असलम नाम के आदमी ने उठाया। बात करने पर उसने बताया कि वह लखनऊ के थाना ठाकुरगंज इलाके के न्यू आसरा नगर में रहता है। उसने ये भी कहा कि यह नंबर उसकी पत्नी साबिया का है, जो पिछले 2 दिनों से घर से लापता है। इसके बाद उसे कछौना थाने बुलाया गया। वहां से उसे जिला अस्पताल की मोर्चरी ले जाकर महिला की लाश दिखाई गई, जहां उसने उस महिला की पहचान अपनी पत्नी साबिया के रूप में कर दी। इसके बाद जांच आगे बढ़ाई गई। साबिया के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल्स निकलवाई गईं और लखनऊ में उसके घर के आसपास रहने वालों से भी बात की गई। यहीं से एक अहम बात सामने आई। लोगों ने बताया कि जब उसका पति असलम घर पर नहीं होता था, तब एक युवक अक्सर साबिया से मिलने आता था और काफी देर तक उसके घर में रहता था। उस युवक के बारे में पता किया गया तो मालूम चला कि उसका नाम मुबारक है। वह हरदोई के संडीला इलाके के इमाम चौक मंडई में रहता है और वहीं पास में साबिया की बहनों का घर भी है। जब कॉल डिटेल्स को ध्यान से देखा गया तो ये भी सामने आया कि साबिया जिस नंबर पर सबसे ज्यादा बात करती थी, वो नंबर भी उसी मुबारक का था। इससे शक और मजबूत हो गया। जांच में पता चला कि जिस रात ये घटना हुई, उस समय मुबारक का फोन उसी जगह पर था जहां लाश मिली थी। साथ ही साबिया का फोन भी उसी के साथ लोकेशन में दिख रहा था। इसके बाद उस पर शक और बढ़ गया। उसे पकड़ने के लिए उसके घर पर दबिश दी गई, लेकिन वो वहां नहीं मिला। लगता है उसे पहले ही कुछ अंदाजा हो गया था, इसलिए वो भाग गया। फिर उसका नंबर सर्विलांस पर डाल दिया गया और मुखबिरों को भी लगा दिया गया। आखिर 11 अप्रैल की शाम करीब 4:30 बजे खबर मिली और मल्लपुर मोड़ से मुबारक और उसके साथी संजय को पकड़ लिया गया, जब वे सिल्वर रंग की बोलेरो से कहीं जा रहे थे। कोतवाली लाकर जब मुबारक और संजय से पूछताछ की गई तो शुरुआत में दोनों टालमटोल करते रहे, लेकिन जब सख्ती हुई और उन्हें लगा कि अब बचना मुश्किल है, तो आखिरकार उन्होंने साबिया की हत्या की बात कबूल कर ली। इसके बाद उन्होंने जो कहानी बताई वो काफी हैरान करने वाली थी। मामला सिर्फ हत्या का नहीं, बल्कि एक उलझी हुई प्रेम कहानी का भी था। साबिया का मायका हरदोई के कोतवाली देहात इलाके के अब्दुलपुरवा मोहल्ले में था। उसके पिता जलील छोटे मोटे काम करके परिवार चलाते थे और मां का नाम आसमां था। परिवार बड़ा था। साबिया 7 बहनों और एक भाई में 8वें नंबर पर थी। उसकी छोटी बहन रुखसार को छोड़कर बाकी सभी बहनों की शादी हो चुकी थी। साबिया की शादी सीतापुर जिले के मिश्रिक इलाके के नौरंगाबाद गांव के रहने वाले हामिद से हुई थी। कुछ साल बाद उसके 2 बच्चे हुए, एक बेटा राशिद और एक बेटी सानमा। लेकिन समय के साथ दोनों के बीच अनबन बढ़ने लगी। बात इतनी बढ़ गई कि साबिया को लगा अब हामिद के साथ रहना मुश्किल है। इसके बाद वह अपने दोनों बच्चों को लेकर अलग रहने लगी। कुछ समय बाद उसने लखनऊ के ठाकुरगंज इलाके के न्यू आसरा नगर में रहने वाले असलम से शादी कर ली। असलम मूल रूप से सीतापुर के मिश्रिक इलाके के पतौंजा गांव का रहने वाला था। असलम की भी ये दूसरी शादी थी। उसने अपनी पहली पत्नी को तलाक दे दिया था, लेकिन उससे हुए उसके 2 बेटे
सलमान और सुलेमान उसी के साथ रहते थे। साबिया से शादी के बाद घर में बच्चों की संख्या बढ़ गई थी, इसलिए जिम्मेदारी भी ज्यादा हो गई थी। इसी वजह से असलम सुबह ही काम पर निकल जाता और देर रात घर लौटता था। जब चारों बच्चे स्कूल चले जाते तो दिन भर साबिया घर में अकेली रह जाती थी। साबिया का स्वभाव थोड़ा खुला हुआ था। उसने असलम से शादी तो कर ली थी, लेकिन वह अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहती थी और अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरा करना चाहती थी। साबिया की दो बड़ी बहनें शबाना और शबनम हरदोई के संडीला इलाके के इमाम चौक मंडई में एक ही घर में दो सगे भाइयों के साथ ब्याही थीं। कुछ समय से उनकी मां आसमा भी वहीं रहने लगी थीं, इसलिए साबिया का भी वहां आना जाना लगा रहता था। इसी इलाके में पास ही मुबारक का घर था। उसके परिवार में चार छोटे भाई शाहबान, शादाब, फरहान, अरशद और दो बहनें शबाना और आफरीन थीं। करीब 25 साल का मुबारक अब भी अविवाहित था। वह जरी का काम करता था और साबिया की बहनों के घर उसका भी आना जाना था। साबिया की बहनों का रिश्ता मुबारक के परिवार से ऐसा था कि वो उसे फूफी लगती थीं, इसलिए साबिया से भी उसका अपनापन बनता था। करीब 1.5 साल पहले की बात है। संडीला में हर साल झाड़ी शाह का उर्स लगता है, जिसमें दूर दूर से लोग आते हैं। उसी मेले में साबिया भी पहुंची थी। यहीं उसकी मुलाकात मुबारक से हुई। मुबारक उम्र में उससे करीब 10 साल छोटा था, लेकिन दोनों के बीच बात शुरू हो गई। पहली ही मुलाकात में मुबारक उस पर फिदा हो गया। साबिया थोड़ी ही देर में मुबारक से ऐसे घुल मिल गई जैसे उसे पहले से जानती हो। बातों बातों में उसने बताया कि वह अपनी बहन शबाना के घर आई हुई है। शबाना का नाम सुनते ही मुबारक खुश हो गया। उसने कहा कि वह उनकी बहनों को अच्छी तरह जानता है और उनके घर उसका आना जाना भी है। ये सुनकर साबिया भी खुश हो गई। मेले में दोनों ने काफी समय साथ बिताया। जाते जाते दोनों ने एक दूसरे के मोबाइल नंबर भी ले लिए। उधर साबिया का पति असलम अपने काम में ज्यादा व्यस्त रहता था। वह सुबह करीब 6 बजे घर से निकल जाता और रात को 10 से 11 बजे के बीच ही वापस आता था। इसी वजह से साबिया का ज्यादा समय अकेले ही गुजरता था। असलम दिन रात अपने काम में लगा रहता था ताकि बच्चों को अच्छी जिंदगी दे सके, लेकिन साबिया चाहती थी कि उसे भी वक्त और प्यार मिले। उर्स के मेले में जब उसकी मुलाकात मुबारक से हुई तो दोनों ने एक दूसरे को पहली नजर में ही समझ लिया था। धीरे धीरे दोनों के बीच बातें बढ़ने लगीं। जब भी मौका मिलता फोन पर या मिलकर अपने दिल की बातें करने लगे। कुछ ही समय में रिश्ता काफी गहरा हो गया। साबिया अक्सर किसी न किसी बहाने संडीला आने लगी, जहां दोनों मिलते थे। बाद में उसने मुबारक को अपने घर भी बुलाना शुरू कर दिया, क्योंकि दिन में वह घर पर अकेली रहती थी। इस वजह से दोनों को मिलने में कोई दिक्कत नहीं होती थी और वे घंटों साथ समय बिताते थे। मुबारक का उसके लिए बढ़ता लगाव देखकर साबिया भी उससे काफी जुड़ गई और आगे की जिंदगी के बारे में सोचने लगी। एक दिन जब दोनों साथ थे तो साबिया ने मुबारक से साफ कह दिया कि वह उससे शादी करना चाहती है और पूछा कि क्या वह इसके लिए तैयार है। मुबारक ने उस समय उसे खुश रखने के लिए हाँ तो कह दिया, लेकिन उसके मन में ऐसी कोई सच्ची मंशा नहीं थी। जब भी वह साबिया से मिलने आता उसके लिए महंगे तोहफे लेकर आता था। इन तोहफों को देखकर साबिया के मन में लालच आ गया और वह धीरे धीरे अपनी मजबूरी बताकर उससे पैसे लेने लगी। करीब 1.5 साल के रिश्ते में साबिया ने उससे लगभग 45,000 रुपए ले लिए। इस दौरान साबिया मन ही मन सोच चुकी थी कि वह असलम को छोड़कर मुबारक के साथ जिंदगी बिताएगी, लेकिन मुबारक की सोच कुछ और थी। वह साबिया की बेटी को देख चुका था और उसके मन में इरादा था कि आगे चलकर उसी से शादी करे। यानी दोनों की सोच अलग अलग थी और यहीं से आगे कहानी ने नया मोड़ लेना शुरू किया। 28 मार्च को साबिया अपने न्यू आसरा नगर वाले घर से ये कहकर निकली कि वह देवा शरीफ बाराबंकी जा रही है। वह वहां गई भी, लेकिन वहीं से उसने मुबारक को फोन करके मिलने की बात भी तय कर ली। अगले दिन 29 मार्च 2016 को वह बाराबंकी से लखनऊ लौटी, लेकिन सीधे घर जाने के बजाय उसने फिर मुबारक को फोन किया। उस समय मुबारक हरदोई में था। उससे मिलने के लिए साबिया भी हरदोई पहुंच गई। इसी बीच मुबारक कछौना आ गया था। जब साबिया ने दोबारा फोन किया तो उसने उसे कछौना आने को कहा। शाम के वक्त जब साबिया कछौना पहुंची तो मुबारक उसे बाहर ही मिल गया। इसके बाद वह उसे टुटियारा के जंगल की तरफ ले जाने लगा। साबिया को लगा कि वह उसे बस अकेले में समय बिताने के लिए वहां ले जा रहा है, इसलिए वह उसका हाथ पकड़कर उसके साथ जंगल की ओर चली गई।
जंगल में साथ समय बिताने के दौरान भी साबिया बार बार शादी की बात करती रही। मुबारक हर बार टालता रहा, लेकिन लौटते वक्त जब साबिया ने साफ कहा कि उसे जल्दी निकाह करना है, तो उसका मूड खराब हो गया। असल में मुबारक की सोच कुछ और थी, इसलिए उसने शादी से मना कर दिया। इस पर साबिया ने गुस्से में आकर उनके रिश्ते की बात सबको बताने की धमकी दे दी। बात यहीं से बिगड़ गई। सुनसान जगह देखकर मुबारक ने गलत फैसला ले लिया। रात का समय था, आसपास कोई नहीं था। उसने अपने एक जानने वाले संजय को फोन करके वहां आने को कहा और साथ में गाड़ी और चाकू लाने के लिए भी कहा। उधर साबिया को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था। वह अब भी उसी बात पर अड़ी थी कि मुबारक उससे शादी करे। मुबारक को लगने लगा था कि मामला अब उसके हाथ से निकल सकता है। उसे डर था कि अगर आज साबिया को छोड़ दिया तो आगे चलकर वो उसके लिए मुसीबत बन सकती है। थोड़ी देर बाद उसका दोस्त संजय बोलेरो लेकर जंगल में पहुंच गया। मुबारक उसके पास गया, चाकू लिया और अचानक साबिया पर हमला कर दिया। साबिया ने खुद को बचाने की कोशिश की, मदद के लिए भी पुकारा, लेकिन वहां कोई नहीं था। दोनों ने मिलकर उसकी जान ले ली। इसके बाद उसके पास जो भी था, पैसे, मोबाइल और गहने, सब ले लिए और वहां से निकलने लगे। भागते समय जल्दीबाजी में मुबारक का एक जूता कीचड़ में फंसकर निकल गया, लेकिन वो उसे उठाने नहीं रुका और सीधे गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गया। उसे लगा था कि अब कुछ भी उसके खिलाफ नहीं मिलेगा, लेकिन वही छोटा सा सुराग, पर्स में मिला सिम कार्ड, आगे चलकर उसके लिए बड़ी मुसीबत बन गया। पूछताछ के बाद मुबारक और संजय की निशानदेही पर साबिया का सामान भी बरामद कर लिया गया। उसके कानों के कुंडल, पायल और मोबाइल फोन समेत बाकी चीजें मिल गईं। साथ ही घटना में इस्तेमाल किया गया चाकू और बोलेरो गाड़ी भी बरामद कर ली गई। इसके बाद दोनों के खिलाफ नामजद केस दर्ज किया गया और 12 अप्रैल को उन्हें अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। आखिर में ये कहानी सिर्फ एक क्राइम नहीं, बल्कि कई टूटे रिश्तों और गलत फैसलों की कहानी बनकर रह जाती है। मुबारक और संजय जेल पहुंच गए, लेकिन साबिया वापस नहीं आ सकती। उसके बच्चे हमेशा के लिए अपनी मां से दूर हो गए। एक घर उजड़ गया और कई जिंदगियां हमेशा के लिए बदल गईं। सोचने वाली बात यह है कि शुरुआत में सब कुछ कितना साधारण था। एक मुलाकात, कुछ बातें, थोड़ा सा लगाव, लेकिन धीरे धीरे वही चीजें गलत रास्ते पर चली गईं। अगर उसी समय रुक जाते, समझ जाते, तो शायद आज कहानी कुछ और होती। जिंदगी में कई बार हम ऐसे फैसले ले लेते हैं जो उस वक्त सही लगते हैं, लेकिन आगे चलकर वही सबसे भारी पड़ते हैं। इतना ही कुछ रिश्ते जितनी जल्दी बनते हैं, उतनी ही जल्दी सब कुछ खत्म भी कर देते हैं और पीछे छोड़ जाते हैं सिर्फ पछतावा। हमारा उद्देश्य यह है कि लोग इन घटनाओं से सीखें और गलत रास्तों पर चलने से बचें। यह कहानी एक अहम चेतावनी है जो हमें बताती है कि जीवन में सही फैसले लेना कितना जरूरी है। हमें मिलकर एक बेहतर समाज बनाने की कोशिश करनी चाहिए, जहां प्यार और ईमानदारी की अहमियत हो। ऐसी सच्ची घटनाओं और उनसे मिले संदेशों के साथ मैं फिर लौट कर आऊंगा। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और याद रखें कि हर कदम सोच समझकर उठाएं।